नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और कमोडिटी मार्केट की स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस रहेगा ही। साथ ही हम बात करेंगे वेदांता के अर्निंग्स पर और इसीलिए पूरा एक बड़ा पैनल हमारे साथ शो में मौजूद है। वेदांता के अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए कंपनी के ईडी अरुण मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। साथ ही चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अजय गोयल भी बने हुए हैं और साथ ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे चर्चा। और उसके लिए हमारे साथ कनेक्टेड हैं अर्थवृक्ष फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर रविंद्र राव। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले बात वेदांता ही करेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वार्टर है ये, डीमर्जर के बाद की अर्निंग्स हैं, तो उसलिए आगे का आउटलुक बहुत रेलेवेंट हो जाता है और इसीलिए अर्निंग्स पर ही फोकस करते हैं। और अरुण जी और साथ ही अजय जी, आप दोनों का ही स्वागत है शो में। सबसे पहले अरुण जी आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि डीमर्जर के बाद की अर्निंग्स हैं तो काफी इन्वेस्टर्स काफी वेट एंड वॉच मोड में थे कि किस तरीके की अर्निंग्स आएंगी, अलग अलग डिविजन्स की आगे का आउटलुक क्या रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी कंपनी की रहेगी। तो सबसे पहले तो अर्निंग्स की हाईलाइट आपसे समझना चाहेंगे इस क्वार्टर की। तो वेदांता का नंबर्स हमारे जो एक्सपेक्टेशन है उसके अनुरूप रहा है। आप देखेंगे उसके अंदर में तो पिछले साल के मुकाबले जो वेदांता लिमिटेड के अंदर में यूनिट्स है उसमें से फैकर ने पिछले साल से अच्छा किया है। जो हमारे हिंदुस्तान जिंक है उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। थोड़ा सा परफॉर्मेंस का कमी VZI में रहा है। जिंक इंटरनेशनल में उनका प्रोडक्शन में उतना बढ़ोतरी नहीं हुआ, कॉस्ट में उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पाया। बट ओवरऑल अगर VDL देखेंगे, दिस इज 51% ग्रोथ इन रेवेन्यू, 98% ग्रोथ इन एबिटा। काफी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है टू स्टार्ट सो स्ट्रॉन्ग एक फर्स्ट क्वार्टर को इस लेवल में स्टार्ट कर पाना। अच्छा अरुण जी, अगर हम अलग अलग सेगमेंट्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस कारोबार पर एक आउटलुक आपका लेना चाहेंगे क्योंकि नंबर्स काफी मिक्स्ड रहे हैं। एक तरफ घाटा कम हुआ है, दूसरी तरफ आय गिरी है। आगे के लिए ग्रोथ आउटलुक क्या है आपका इस पर्टिकुलर डिवीजन को लेकर? ऑयल एंड गैस के दो टू प्रोंग्ड अप्रोच। एक है कि उनका जो डिक्लाइन है उसको अरेस्ट करना, दूसरा है कि न्यू डिस्कवरी, चाहे बारमेर में अब उन्होंने बात किए हैं, नॉर्थ ईस्ट में कोई अच्छा डिस्कवरी हो और ऑफशोर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना। ये तीनों फ्रंट पर लोग काम करेंगे एंड आउटसोर्स मॉडल में करेंगे। तो मुझे लगता है कि 100,000 बैरल का नंबर को पार कर पाना बहुत दिक्कत नहीं होगा। अच्छा अजय जी, अगर हम वेदांता पार की बात करें तो यहाँ पर अराउंड 200 करोड़ का ऑपरेशनल लॉस है और जिस तरीके के चार्जेस हम देख रहे हैं पार के फ्यूल के, क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और आगे किस तरीके के नंबर्स एक्सपेक्ट करें वेदांता पार से? वेदांता पावर फर्स्ट क्वार्टर में हमारा एक वन टाइम चार्ज रहा है ऑलमोस्ट 430 करोड़ का। ये एक काफ़ी पुराना ओल्ड मैटर था, हमको उसको हटा के ये क्वार्टर देखना चाहिए। सेकेंडली, हमारा जो एथिना का नया प्लांट है वहाँ पर वी हैड एन एक्सीडेंट इन द ब्लास्ट, इन द ब्लास्ट। उसको निकाले तो हमारा पावर बिजनेस फर्स्ट क्वार्टर में काफ़ी ग्रोथ करता है। हमारी पूरी कैपेसिटी पावर बिजनेस में लगभग 5 गीगावाट की है और यहाँ से गिवन द इंडियाज पावर डिमांड हम 7 to 8 गीगावाट जाएंगे। सो पावर बिजनेस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेदांता's पोर्टफोलियो और यहाँ पर ग्रोथ की बहुत संभावनाएं हैं। अच्छा अरुण जी, अगर हम आयरन एंड स्टील बिजनेस की बात करें तो यहाँ तो नंबर्स आपके अच्छे रहे हैं, टॉप लाइन भी बेहतर रही है, कैपेसिटी एक्सपैंड भी आप कर रहे हैं, तो जो ग्रोथ रिपोर्ट हुई है ये सस्टेन होती हुई आप देख रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स में भी? वेदांता आयरन स्टील का सामने जो इमीडिएट काम है, उनका जो 2 मिलियन टन का एक्सपेंशन था ये साल बोकारो में, उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस हमको, मुझे जो उम्मीद है कि सितंबर तक क्लियर हो जाएगा फेज 2। अगर ये हो जाता है तो उनके सामने ह्यूज कॉस्ट रिडक्शन का मौका मिलेगा। कम से कम पहला तो उसका जो RMHS है, रेलवे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, रेलवे का थ्रू वो कमीशन होने से $15 से $20 का मार्जिन वहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको इनपुट कॉस्ट में कमी आ जाएगी। उसके साथ उनका जो कोक आज खरीदना पड़ता है, जब पूरा कैपेसिटी यूटिलाइज करना चाहते हैं तो कोक खरीदना पड़ता है, तो उनका नया कोक प्लांट चालू हो जाएगा। दे विल हैव ए कंट्रोल ओवर द कॉस्ट ऑफ कोक। और उसके साथ साथ एडिशनल ब्लास्ट फर्नेस, एडिशनल हॉट मेटल, उनका नया जो DI प्लांट, पाइप प्लांट है, वो भी कमीशन हो जाएगा। तो ये जो एक्सपेंशन प्रोग्राम है, अभी फर्स्ट टारगेट सितंबर के बाद उसका एक एक करके यूनिट कमीशन करना, ताकि वो इस साल का एंड तक उन्होंने अच्छा रिजल्ट दे पाए। ओके। अच्छा अजय, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे क्या आयरन स्टील बिजनेस पर, स्पेशली वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव पर? मैं पूरे ग्रुप की बात करता हूँ। ऑफ कोर्स आयरन स्टील में अरुण जी ने बताया कि हमारा एबिटा में 54% ग्रोथ हुई है और ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बिजनेस है। इलेक्ट्रो स्टील में 3 MTPA से 5 MTPA
और आगे जाकर 5 से इवन 15 MTPA हमारी संभावनाएं हैं। वेदांता एज ए ग्रुप हमारा जो आउटलुक है एबिटा का करंट ईयर में वो लगभग 10 बिलियन का है। ये नंबर लास्ट ईयर लगभग 6.8 बिलियन था। सो इट विल बी हिस्टोरिकल फॉर अस बेस्ट ईयर। 10 बिलियन एबिटा, 50% कैश कन्वर्जन लीड टू ऑलमोस्ट 5 बिलियन ऑफ फ्री कैश फ्लोज। एंड उस नंबर से हम डिलेवरेजिंग भी कर पाएंगे, हम ग्रोथ भी कर पाएंगे, एट द सेम टाइम ओवरऑल जो रिवॉर्ड करते हैं शेयर होल्डर को डिविडेंड, तो तीनों ही संभावनाएं हैं। सो करंट ईयर फॉर वेदांता विल बी आवर हिस्टोरिकल बेस्ट बाय अ बिग मार्जिन। अच्छा अजय, एक चीज और, डेट घटाने पर क्योंकि अब आपका यहाँ से फोकस है, तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी यहाँ से रहेगी फर्दर डेट रिडक्शन को लेकर? मैं कहूंगा यहाँ से जो एंटायर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है उसकी एक नई शुरुआत होगी। जैसे आपने बताया, हमने अनाउंस किया है आज हमारे जो रियल स्टेट है उसका डीमर्जर, और वहाँ भी जो वैल्यू क्रिएशन संभावनाएं हैं वो लगभग 3 बिलियन के आसपास हैं। करंट फिस्कल ईयर में हमारा जो आउटलुक एबिटा का है लगभग 10 बिलियन का है। उससे हमारा जो कैश फ्लो होगा लगभग 5 बिलियन के आसपास होगा। इससे हमारे 3 बड़े प्रायोरिटीज हैं। पहला, हम फंड करेंगे हमारे ग्रोथ को। सो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ इस साल में हमारा कैपेक्स इन्वेस्ट रहेगा। ये लगभग इंडिया में हाईएस्ट है अक्रॉस ऑल द कंपनीज। हमारी दूसरी प्रायोरिटी है कि हम अपने डेट को कम करें। सो लगभग 2.5 बिलियन, लगभग 22,000 करोड़ से हमारा इस साल में डेट कम होगा। एंड फाइनली, वेदांता इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ पेइंग डिविडेंड, एंड इन दैट केस वी विल कीप कंटिन्यूइंग रिवॉर्डिंग शेयर होल्डर्स। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन, तो लास्ट ईयर में वेदांता इंडिया की टॉप 3 कंपनी में था इन टर्म्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन। हम चाहेंगे करंट साल में भी हम सेम प्रदर्शन को दोहरा सकें। ओके। अच्छा अरुण, अगर हम वेदांता एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक की बात करें तो किस तरीके के वॉल्यूम्स हैं, किस तरीके के ओवरऑल नंबर्स हैं इन पर्टिकुलर डिविजन्स के? हमारे जो वेदांता एल्यूमिनियम यूनिट्स है उनके सामने पहला चुनौती है जो अपना लांजीगढ़ में रिफाइनरी है उसको 4.5 मिलियन टन कैपेसिटी में ले जाना। उन लोग सब लगे हुए हैं। इस साल का अंत तक श्योरली उस मुकाम में उन लोग पहुंच जाएंगे। अपना बॉक्साइट माइन चालू करना श्रीजीमाली, उसका सारे चीज हो गया है। सीटीओ कुछ ही दिनों में आ जाएगा तो फिर उसको माइनिंग चालू करना है। अपना बॉक्साइट मिल जाएगा तो उनका तो कॉस्ट जो है अभी कम से कम 1800 से घट करके $1700 तक पहुंचने का हमें उम्मीद है। एंड उसके बाद उनका काम होगा जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है जिसके चलते बाल्को में हमने एक्सपेंशन कराया, उस एक्सपेंशन से कैपेसिटी निकालना है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को और ऐड करना है ताकि उनके एनएसआर बढ़े। एंड एल्यूमिनियम आप देखेंगे अभी ऑलरेडी पूरे ग्रुप एक फ्लैगशिप कंपनी की तरफ है एंड एल्यूमिनियम विल लीड द शो। और अभी उनको है उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ काम करके नया 3 मिलियन टन प्लांट के लिए जगह बनाना, फिर उसके लिए सारे प्रिपरेटरी वर्क करना ग्राउंड में। सो देयर हैंड्स आर फुल्ली बिजी। अच्छा अरुण, एक चीज और, अब आगे का अगर फॉरवर्ड लुकिंग आउटलुक लेना चाहें तो Q2 कैसा लग रहा है आपको, कैसा रह सकता है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर करंट ऑर्डर बुक देखें तो कितनी ग्रोथ आप यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड एंटिसिपेट कर रहे हैं? कैसी ओवरऑल सेल्स रह सकती हैं? क्या कमेंट्स हैं आपके? टिपिकली जो वेदांता का परफॉर्मेंस ट्रेंड रहा है, Q2 इज बेटर देन Q1, Q3 इज बेटर देन Q2 एंड Q4 इज बेस्ट। तो ये हम लोग का निरंतर प्रयास है। एंड सेकंड पार्ट जो है, काफी सारे जो डिबॉटलिंकिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इसी दौरान कमीशन होते हैं, तो ऑटोमेटिकली दोज थिंग्स इम्प्रूव एंड सम ऑफ द फैसिलिटीज व्हिच अंडरगो मेंटेनेंस इन Q1 सो दे ऑल कम बैक इन Q2। अगर सब ऐड करेंगे देयर विल बी हाई चांस ऑफ ग्रोथ। जिंक का जो Q1 में फिनिश किया है 260 KT, दे हैव टू गो टू 1.1 मिलियन टन, तो उनको 280 KT 290 KT रन रेट में आना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंगली सिल्वर प्रोडक्शन बढ़ेगा। विजयडाई का जो लास्ट ईयर उन्होंने सेम क्वार्टर में 57 KT माइन किया, प्रोडक्शन किए थे, इस बार उन्होंने 48 KT किया है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है उसको 55-56 KT में जाने का। आयरन एंड स्टील उनका करीब 10% प्रोडक्शन कम रहा है बिकॉज ऑफ various input cost related issues and blast furnace shutdown, and I am sure in Q2 उन लोगों ने makeup कर लेंगे, so iron and steel production will go up. So typically Vedanta will produce better results, but still I will not guess on the financial numbers that will generate, but I can only give a directional hint that it will be better than Q1. ओके, वेल थैंक यू अरुण और अजय, आप दोनों का ही अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए, आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू सो मच।
तो ये तो चर्चा हुई वेदांता के मैनेजमेंट से अर्निंग्स पर, आगे का आउटलुक हमने समझा, लेकिन अब स्ट्रैटेजीज पर करते हैं फोकस। रविंद्र राव हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए ट्रेडिंग कॉल्स जो आपने आइडेंटिफाई की हैं। नमस्कार दीपाली जी। ट्रेडिंग कॉल्स मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर दोनों ही पॉजिटिव लग रहे हैं। मेनली आफ्टर जो फेड का मीटिंग हुआ है, फेड के मीटिंग के बाद मेजर कुछ आउटकम नहीं निकला है एंड वो थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर के लिए सपोर्टिव है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में करीब करीब 1,44,400 तक के अपसाइड पॉसिबल है। अगर इंटरनेशनल देखे तो इंटरनेशनल में $4120 का पॉसिबिलिटी है। अराउंड 1,43,800 के आसपास बाइंग किया जा सकता है। इसमें जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड 1,43,600 का मेंटेन कर सकते हैं। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में एक ब्रेकआउट, एक्चुअली दो व्यू है। एक ब्रेकआउट टारगेट, ब्रेकआउट का व्यू है। अगर $59.20 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 62 से $64 तक के लेवल्स हमें दिख सकते हैं। अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 2,20,200 के ऊपर ब्रेकआउट है। लेकिन अगर डिप में बाइंग करना है तो आई थिंक 2,17,500 वुड बी अ गुड लेवल टू एंटर। 2,15,000 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और ऊपर में 2,20,000 तक के टारगेट है। और अगर 2,20,200 के ऊपर निकल जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि इट माइट गो अप टिल 2,22,000, 2,23,000 ऐसे। ओके ओके, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी गोल्ड और सिल्वर दोनों पर। सिल्वर पर दो तरीके के ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। थैंक यू रविंद्र आने के लिए शो में। कोई कमेंट करने के लिए माफी चाहेंगे, समय की कमी है, ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई इसीलिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर आप देख सकते हैं बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉन्ड स्ट्रीट और हमारे साथ स्टूडियोज में आज जुड़ रहे हैं अभिषेक बिसान जो कि हेड हैं फिक्स्ड इनकम कोटक म्यूचुअल फंड के। अभिषेक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपका 2 डेकेड्स का यहाँ पर ट्रेडिंग डेस्क पे अनुभव है, कैसे देखते हैं आप बॉन्ड मार्केट्स की जर्नी 2006 से अब तक? धन्यवाद मनीषा, मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। ये जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग रही है मेरे लिए, बिकॉज़ अगर आप देखें तो ओवरऑल 25 साल का तजुर्बा हो चुका है इस मार्केट में और इस मार्केट को मैं शुरू से फॉलो कर रहा हूँ। शुरू में ये मार्केट फिज़िकल ट्रेड करती थी, आज हम लोग डीमैट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की तरफ आ चुके हैं। पहले वॉइस मार्केट्स थी जब 1-on-1 ट्रेड होते थे, अभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हो रही है। वॉल्यूम काफ़ी कम थे, वॉल्यूम बढ़ गए हैं। और उसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट बॉन्ड रीपो मार्केट का जो डेवलपमेंट हुआ है वो काफ़ी इनकरेजिंग है और उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी डेप्थ बढ़ गई है। ओवरऑल अगर देखें तो जर्नी काफ़ी रोमांच से भरी थी और आगे वो आने वाले टाइम में भी काफ़ी डेवलपमेंट होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग देखें या रीपो मार्केट्स देखें। काफ़ी एक्साइटिंग है आगे जाके। वेल एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स हम इन्वेस्टमेंट की बात तो यहाँ पर आगे जाके करेंगे ही, लेकिन पहले इंटरेस्ट रेट साइकिल समझ लेते हैं। 5.25% आरबीआई ने होल्ड करके रखा है दिसंबर तक, दिसंबर से रादर। अब जब इन्फ्लेशन यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपको क्या लगता है हम रेट साइकिल में इस वक्त कहाँ हैं और आगे की ट्रैजेक्टरी कैसी नजर आती है? देखिए, इसमें मुद्दा दरअसल इन्फ्लेशन का कम है, बजाय जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वहाँ ज़्यादा इशू हैं। तो अगर हम उस तरह से देखेंगे तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ ब्याज दरें थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं और शायद आगे आने वाले समय में थोड़ी बढ़ भी सकती हैं। तो अगर हमारा करेंसी का जो पेयर देखेंगे, जो हमारा करेंसी पे डेप्रिसिएशन प्रेशर है, उसकी वजह से हमको रेट्स अब यहाँ से नीचे जाने की संभावना नहीं है। हमको यहाँ से शायद एक कदम आगे लेना पड़ेगा और वो उस दृष्टि में होगा जब जो डेवलप्ड वर्ल्ड कर रहा है हमको उसको फॉलो करना पड़ेगा। आगे आने वाले समय में हम यहाँ से शायद 1 या 2 कदम लेंगे, 25 से 50 बेसिस पॉइंट। वो कब होगा कहना मुश्किल है, बट शायद दिसंबर से मार्च का जो टाइम है उस टाइम हमारे पास काफ़ी क्लैरिटी होगी इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से देखें या हम देखें बाकी यूएस ने या यूरोप में क्या हुआ है ब्याज दरों को लेके। दोनों को दृष्टिकोण से देखें तो इसको 25 से 50 बेसिस पॉइंट तक का जो है रेट को बढ़ाना पड़ सकता है, बट श्योर नहीं है। ऑलराइट, अब अगर हम बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स की यहाँ पर बात करें जो कि सेबी रेगुलेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, किस तरह से आप इसे देखते हैं इन द सेंस कि जिस तरह की एक्सेसिबिलिटी रिटेल इन्वेस्टर को इस वजह से मिली है? देखिए,
किसी भी मार्केट में अगर आपको डेप्थ बढ़ानी है तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना सबसे पहला स्टेप होता है। सो ये स्टेप को अगर रेगुलेटर्स ने लिया है तो एक बहुत वेलकम स्टेप है, और इसकी वजह से बाज़ार में जो है डेप्थ जो आनी चाहिए वो आ रही है धीरे धीरे। अभी भी ये काफ़ी शुरुआती टाइम है, बट आगे आने वाला टाइम में ये प्लेटफॉर्म्स काफ़ी बढ़ने वाले हैं, और इन्वेस्टर्स को एक विकल्प है आज फिक्स्ड इनकम एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए, और काफ़ी इजी तरीके से इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी वेलकम मूव है। एक चीज़ जो यहाँ पर इन्वेस्टर देखता है वो बॉन्ड यील्ड्स है स्क्रीन के ऊपर, और उससे वो एक डिसीजन लेता है कि लेना है या नहीं। क्या चीज़ है जो स्क्रीन पर इमीडिएटली नहीं दिखती लेकिन इन्वेस्टर को देखनी चाहिए और वो सवाल पूछने चाहिए? जोखिम जिसमें अगर आप देखें, अगर इसको हम अभी ट्रेडिशनली इक्विटी मार्केट में ज़्यादा ट्रेड करते हैं। हम इंडिया एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पे लोग इक्विटी ज़्यादा ट्रेड करते हैं, बॉन्ड कम ट्रेड करते हैं रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर हम एक इक्विटी स्टॉक खरीदते हैं, उसमें अगर उसका दाम कम हो गया मतलब वो सस्ता है, दाम बढ़ गया मतलब वो महंगा हो गया, वैसे देखते हैं। अगर हम बॉन्ड को देखें, अगर एक कंपनी के 2 बॉन्ड हैं, ज़रूरी नहीं है दोनों में एक ही जोखिम हो। अगर एक सस्ता मिल रहा है, एक महंगा मिल रहा है, जिसकी एक ब्याज दर ज़्यादा है, तो अमूमन इन्वेस्टर क्या करेगा, जिसकी ब्याज दर ज़्यादा है उसको वो प्रेफर करेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें हो सकता है उसमें जोखिम काफ़ी ज़्यादा हो, जो एक आम इन्वेस्टर को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो उसको वो ध्यान में रखना चाहिए कि ज़्यादा क्यों है। आपने गोल्ड भी संभाला हुआ है, संभालते हैं आप कोटक में। अगर हम गोल्ड देखें, एक्विटीज़ देखें और फिर सामने उसमें बॉन्ड्स देखें, आपको क्या लगता है एक पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए? और जिस तरह का सिनेरियो फिलहाल है, हम जानते हैं गोल्ड और इक्विटी ने क्या किया है पिछले 2 सालों में, कहाँ निवेश किया जाना चाहिए? देखिए, एसेट एलोकेशन सबसे पहला स्टेप है इन्वेस्टिंग का। तो अगर एसेट एलोकेशन के नज़रिए से देखें तो हम गोल्ड को 10% के आसपास मानते आए हैं कि एक इंश्योरेंस की दृष्टि से गोल्ड हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बट हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो ये अच्छा कर रहा है, बट देश के लिए अच्छा नहीं कर रहा है। सो क्योंकि हम अगर गोल्ड में सेव करते हैं तो हम किसी और देश के लिए सेव कर रहे हैं, अपने लिए सेव नहीं कर रहे हैं। हमको फ़ायदा हुआ है, तो अगर आप 10% से लेके चले तो आज शायद आप 20, 30 या 40% पे आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा, क्योंकि गोल्ड की प्राइस या सिल्वर की प्राइस बढ़ गई। तो उस नज़रिए से देखें तो आज आपको रीबैलेंस करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो या तो गोल्ड से इक्विटी भी काफ़ी रिलेटिवली बेटर है, या डेट भी बेटर है, रियल एस्टेट भी बेटर है। तो अगर इन तीनों सेगमेंट में अगर आप करेंगे तो अपने देश के लिए कुछ करेंगे और अपने पोर्टफोलियो के लिए भी करेंगे, तो आपको रीबैलेंस करना बनता है। एक चीज़ क्या है जो आपको लगता है कि बॉन्ड मार्केट्स में बिल्कुल चेंज नहीं होती, और आप क्या एडवाइस करेंगे इन्वेस्टर्स को यहाँ से कि वो क्या कुछ वॉच करें बॉन्ड्स में निवेश करने से पहले? देखिए, अत्यधिक उत्साह की स्थिति या अत्यधिक डर की स्थिति, दोनों चीज़ ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। पिछले साल गोल्ड सिल्वर को लेके अत्यधिक उत्साह था, आपने देखा क्या हुआ। इक्विटी को लेके भी उत्साह था, क्या हुआ आपने देखा। बट बॉन्ड को लेके काफ़ी लोग इतने इजी थे कि नहीं इसमें तो रिटर्न नहीं, जबकि स्थिति उल्टी हो गई। बॉन्ड्स ने अच्छे रिटर्न दिए, इक्विटी और गोल्ड ने उतने अच्छे रिटर्न नहीं दिए। बट अगर आप लंबा दृष्टि से देखेंगे तो शायद गोल्ड सिल्वर अभी भी बेटर हैं, इक्विटी थोड़ा कम है, बॉन्ड ठीक है। सो इस नज़रिए से देखेंगे तो आपको अत्यधिक उत्साह और डर की स्थिति के कहीं बीच में रहना है। जहाँ ज़्यादा उत्साह आ चुका है वहाँ से निकलें, और जहाँ ज़्यादा डर है वहाँ जाएं। तो उसके बीच में आपको अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करना चाहिए, यानी ग्रीड एंड फियर को यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। अभिषेक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सामने वो सारे के सारे व्यूज़ एंड ओपिनियंस रखने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.